हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे के पूरे क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो अगर आप साइंस सब्जेक्ट से किसी भी स्कूल में गवर्नमेंट शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर साइंस के एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। ठीक है ना, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी परमाणु होता है तो उसके बीच में एक नाभिक होता है, उसे प्लस द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, और जो कक्षाएं होती हैं ना, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये जो नाभिक है ना, नाभिक में कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और साइड साइड में ना इलेक्ट्रॉन चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो ये नाभिक है, इस नाभिक की खोज किसने किया था? इस नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, अर्थात जैसे कि हमने अब यहाँ पर आपको दिखाया, ये होता है परमाणु का नाभिक। ठीक है, और बाहर की ओर कक्षाएं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो जो इसका नाभिक होता है, जो इसका सेंटर पॉइंट होता है, तो सेंटर पॉइंट में कौन कौन से मूल कण होते हैं आपको पूछा गया। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल कण पाए जाते हैं? तो क्या होता है, प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, इस सेंटर पॉइंट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, जो प्रोटॉन होता है उस पर प्लस चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, अर्थात उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो निगेटिव, उस पर ऋणात्मक चार्ज होता है। ठीक है, और ये जो होता है कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि ऐसा परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो। ऐसा परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनका जो द्रव्यमान है ना, क्या हो, भिन्न भिन्न हो। मतलब उनकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर जो है कैसा हो, सेम हो, परंतु उनका जो द्रव्यमान है, मतलब जो उनका भार है, क्या हो, भिन्न भिन्न हो, अर्थात अलग अलग हो। तो जो ऐसे तत्व होते हैं ना, वो कैसे कहलाते हैं? समस्थानिक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको ज़रूर समझ में आ रही होगी कि ऐसा परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान होना चाहिए, लेकिन उनका जो द्रव्यमान है, उनका जो वजन है, क्या हो, अलग अलग हो। तो ऐसे तत्व को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक तत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पर कार्बन हो गया। ठीक है ना, तो इसके समस्थानिक पाए जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर हमारा मतलब अगला क्वेश्चन है कि ऐसा परमाणु जिसका द्रव्यमान क्या हो, समान हो, जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, परंतु उनका जो परमाणु संख्या है ना, जो परमाणु नंबर है, वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, अर्थात भिन्न भिन्न हो। वो क्या कहलाएंगे? वो समभारिक कहलाते हैं, क्योंकि उनका जो भार है ना, क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन जो उनका द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है, एक समान होती है, और जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है, अलग अलग। तो इसलिए जिनका परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, और जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या अलग अलग हो, वो क्या कहला जाएंगे, समभारिक कहला जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है कि आवर्त सारणी में, जो आवर्त सारणी होती है ना, तो उसके उदग्र का मतलब होता है, मतलब ऐसे खड़े खड़े में, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर में, तथा क्षैतिज का मतलब होता है कि इस तरह, मतलब तिरछे में। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो देखिए आवर्त सारणी में उदग्र का मतलब होता है जो खड़ी लाइन होती है। ठीक है, जो खड़ी लाइन होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वर्ग कहलाती हैं। जो खड़ी लाइन होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो वर्ग कहलाती हैं। और जो ऐसे स्तंभ में होती हैं, मतलब क्षैतिज होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आवर्त कहलाते हैं। ठीक है, तो आवर्त सारणी में जो वर्ग होते हैं, वर्ग की टोटल संख्या कितनी होती है, 18 होती है, और जो यहाँ पे आवर्त होते हैं, आवर्त की टोटल संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया था
था, मतलब जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो आज के डेट में जिस आवर्त सारणी का हम उपयोग करते हैं, तो उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो उसका प्रतिपादन न्यूलैंड साहब ने किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूलैंड। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की संख्या कितनी है। देखिए जैसे कि हमने अभी अभी आपको बताया कि आवर्त सारणी में जो खड़ी खड़ी वाली लाइन होती है, ठीक है, तो ये कहलाती हैं वर्ग, और जो ऐसे तिरछे में होती हैं ये कहलाती हैं आवर्त कहलाते हैं। तो आपको यही बताना है कि जो आवर्त होती हैं, आवर्त सारणी में जो वर्ग हैं, वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। मतलब जो खड़ी वाली लाइनें होती हैं वो 18 होती हैं, और जो हॉरिजॉन्टल में होती हैं, मतलब जो क्षैतिज में होती हैं, वो कितना होती हैं? 7 होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो आवर्त सारणी में जो वर्ग होते हैं, वर्ग कितने होते हैं? 18, और जो यहाँ पर क्या होते हैं? आवर्त होते हैं। आवर्तों की संख्या कितनी होती है? टोटल 7 होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि नॉन स्टिक बर्तन होते हैं। नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, किसके बने होते हैं? जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं वो टेफ्लॉन के बने होते हैं। ठीक है ना, किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन हो जाएगा। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है। देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अयस्क क्या होता है। तो देखिए ऐसा पदार्थ जिसे ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है और उससे कोई ना कोई धातु प्राप्त की जाए जो मनुष्य के यूज के लिए हो, वो क्या कहलाती है? अयस्क कहलाई जाती है। तो जो अयस्क हो गया, जैसे कि मान लीजिए सोना, चांदी, लोहा हो गया, तो ये पहले डायरेक्टली नहीं निकल जाता है, वो पहले मिट्टी से खोदा जाता है उसको, उसमें अशुद्धियाँ होती हैं। तो जब उसे खोद कर निकाला जाता है ना, तो उस टाइम पर वो अयस्क कहलाता है। फिर जब उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, अशुद्धियों को बाहर निकाला जाता है, तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि जो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो वो गैंग कहलाती हैं। क्या कहलाएंगे? गैंग कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है। बर्तनों में जो कलाई होती है, मतलब उसमें पोतने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है? हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि पटाखों में हरा रंग होता है। जो पटाखे होते हैं जो अक्सर दिवालियों में फोड़े जाते हैं, तो उसमें जो हरे रंग निकलता है, जो उसको जलाने पर जो उसकी ज्वाला होती है वो कैसी होती है? हरे रंग की होती है। तो वो किस कारण से होता है? आपको यही आंसर करना है। तो बेरियम के कारण होती है। किसके कारण होती है? बेरियम के कारण होती है। बेरियम एक तत्व है जो आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बेरियम। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं। देखिए खनिज तो आप जानते हैं कि ज़मीन से जब भी कोई चीज़ खोद कर निकाला जाता है तो खनिज कहलाता है। अयस्क क्या कहलाता है? अयस्क वो पदार्थ होता है जिससे कि धातु प्राप्त की जा सके, जो मनुष्य के यूज के लिए हो, जो यूजफुल हो मनुष्य के लिए, तो वो क्या कहलाती है? अयस्क कहलाती है। तो जब अयस्क से धातु प्राप्त किया जाता है, तो ये जो धातु बनाने वाली जो प्रक्रिया है, जो विधि है, इसको क्या कहा जाएगा? तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसे धातु कर्म कहा जाता है। ठीक है ना, वह अयस्क से जब भी कोई धातु बनाई जाती है, तो ये अयस्क से धातु तक की जो बीच की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहा जाता है? धातु कर्म कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होते हैं। जो आतिशबाजी होती है उसके दौरान लाल रंग के जो चटक होते हैं ना, वो किसके कारण होते हैं? तो स्ट्रेंशियम की उपस्थिति के कारण होते हैं। वो हमें स्ट्रेंशियम की उपस्थिति के कारण लाल रंग के चटक दिखाई देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि भविष्य का ईंधन कहा जाता है। देखिए भविष्य में आने वाले ईंधन के रूप में हम किसका यूज करेंगे? तो उसे किसका यूज किया जाएगा? हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाएगा। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन कहते हैं। ठीक है ना, तो भविष्य का ईंधन के रूप में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि नोबल गैस कहलाती है, नोबल गैस कहलाती है, कौन सी गैस को नोबल गैस कहलाते हैं? तो देखिए नोबल गैस जो होती हैं आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप में होती हैं। जो यहाँ सबसे लास्ट में होता है 18वां ग्रुप, इसमें जितने भी तत्व होंगे सभी के सभी नोबेल गैस कहलाएंगे, ठीक है, आदर्श गैस कहलाएंगे। तो इसमें जो है नोबेल गैस क्या कहलाएगी? सबसे पहले हीलियम आती है, तो हीलियम कहलाएगी, ठीक है। और भी जितने भी आते हैं, हीलियम हो गए, हीलियम के अलावा यहाँ पर रेडॉन गैस हो गए, ठीक है ना, जिनॉन हो गए। तो ये सभी के सभी 18 वाले जितने भी तत्व होंगे 18वें ग्रुप के सभी के तत्व क्या कहलाएंगे? नोबेल गैस कहलाएंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सर्वाधिक हल्की गैस है, सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। जो हाइड्रोजन गैस है ना सबसे ज़्यादा हल्की गैस है, क्योंकि जो इसका परमाणु क्रमांक होता है ना एक ही होता है, और इसमें प्रोटॉन की संख्या भी एक ही होगी, क्योंकि ये बहुत सबसे पहले है ना, इसलिए इसको सबसे पहले रखा जाता है आवर्त सारणी में, क्योंकि जो इसका भार है ना सबसे क्या होता है? कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु क्या होती है? लिथियम होती है। क्या होती है? लिथियम होती है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया था? तत्व पूछा गया था, और उसमें क्या हो? गैस। तो गैस अगर पूछे गए आपको तो हाइड्रोजन गैस हो जाएगी, और अगर धातु पूछता है धातु में क्या हो जाएगी? लिथियम हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु क्या हो जाएगी? ओस्मियम हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इन प्रश्नों को एकदम अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे ही जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु क्या होती है? ओस्मियम होती है। फिर क्वेश्चन है कि सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु क्या हो जाएगी? प्लेटिनम, क्योंकि जो प्लेटिनम होती है ना बहुत कठोर होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर पदार्थ। अब देखिए यहाँ पे धातु पूछ रहा था, लेकिन अब आपसे अगर पदार्थ पूछे कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो वो हो जाएगा हीरा, क्योंकि हीरा जो है ना बहुत ही कठोर धातु होता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु है, सबसे अधिक प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई वस्तु में अपना बल लगाएं और बल हटा लेने पर अगर वो वस्तु पुनः उसी अवस्था में आ जाती है तो वो क्या कहलाता है? प्रत्यास्थ। तो सबसे ज़्यादा जो प्रत्यास्थ होती है वो किस धातु की होती है? स्टील की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टील हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में भरी जाती है। गुब्बारे तथा वायुयान मतलब वायुयान यानी जो आकाश में उड़ने वाले यान होते हैं, जैसे कि एरोप्लेन हो गया, तो उनके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है ना। क्या भरी जाती है? हीलियम, क्योंकि हीलियम एक ऐसी धातु है, हीलियम एक ऐसी गैस है जो कि किसी भी अन्य तत्वों से जो है रिएक्शन नहीं करती है, ये नोबेल गैस होती है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जल में स्थायी कठोरता का कारण है। जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना, इसी के कारण जो है जल में स्थायी कठोरता पाई जाती है। स्थायी कठोरता का मतलब ये है कि जब हम उसमें साबुन या निरमा डालें तो वो फेन नहीं उत्पन्न करता है, वही कारण है स्थायी कठोरता का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जल का शुद्ध रूप है। जल का जो शुद्ध रूप है क्या कहलाता है? वर्षा का जल। वर्षा का जल जो होता है बहुत ही शुद्ध माना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा का जल हो जाएगा।